like, share, subscribe, comment and press the bell icon button. Hi friends, आज हम जानेंगे आर्टिकल 15 में गिवन टू कंसेप्ट्स इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में. सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ फाइटर्स. आई एम शालिनी चौहान और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 और देखेंगे रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में. फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप सभी को आर्टिकल 13 के बारे में बताया था. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में और देखेंगे कि समता का अधिकार क्या होता है और समता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल इंक्लूड हैं और आर्टिकल 14 का कंसेप्ट क्या कहता है. तो आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल इंक्लूड हैं. इसके अंदर है आर्टिकल 14 मीन्स विधि के समक्ष समता. ये आर्टिकल हमें विधि के समक्ष समता के बारे में बताता है. आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा. आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर में समता के विषय में बताता है और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत के विषय में बताता है और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत के विषय में बताता है. तो आइए डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल 14 के बारे में. हमारे ये लेक्चर आर्टिकल 14 पर ही बेस्ड होगा और हम देखेंगे कि आर्टिकल 14 का कंसेप्ट क्या कहता है. यहाँ आर्टिकल 14 के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जान लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आर्टिकल 14 व्यक्ति यानी कि पर्सन के विषय में बात करता है. यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि इंडिया के अंदर है उन सभी पर आर्टिकल 14 लागू होता है, जबकि आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 नागरिकों के बारे में यानी कि इंडियन सिटीजन के बारे में प्रावधान करते हैं. फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आर्टिकल 14 में गिवन इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में जाने, आइए देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्या कहता है और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था. रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन. ये रूल ये कहता है कि कोई भी पर्सन विधि से ऊपर नहीं है, यानी कि लॉ ही सुप्रीम है, लॉ से ऊपर कोई भी पर्सन नहीं है. ये रूल ये कहता है कि किसी भी कंट्री में चाहे कोई आम नागरिक हो, पीएम हो या सीएम हो, सभी को लॉ के सामने इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सभी को इक्वल समझा जाएगा और लॉ के प्रति सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे. रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को सबसे पहले प्रोफेसर A.V. डाइसी ने अपनी बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था. फाइनली हम रूल ऑफ लॉ को एक सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट यानी कि जो सत्ता में है और गवर्न यानी कि जो आम जनता है, उन दोनों का इक्वल ट्रीटमेंट ही रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है. अब आइए देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की लैंग्वेज क्या कहती है. आर्टिकल 14 ये कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति यानी कि किसी भी पर्सन को नॉट ओनली सिटीजन बट ऑल्सो एवरी पर्सन विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण. विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड विधियों के समान संरक्षण मींस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा. यहां पर आर्टिकल 14 का क्लॉज 1 यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव अप्रोच है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव अप्रोच है. देखते हैं कि कैसे. आर्टिकल 14 का क्लॉज 1 प्रोहिबिट करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट को, यानी कि ये अनइक्वल ट्रीटमेंट को करने से मना करता है. वहीं आर्टिकल 14 का क्लॉज 2 डिमांड करता है ऐसे लॉज की जो इक्वली ट्रीट कर सके, यानी कि जो इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सके. यानी कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच बताता है और ये एक नेगेटिव अप्रोच है. आर्टिकल 14 का क्लॉज 1 एक इंग्लिश लॉ कंसेप्ट है और आर्टिकल 14 का क्लॉज 2 यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है. आर्टिकल 14 का क्लॉज 1 रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है. आर्टिकल 14 का क्लॉज 2 यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बताता है कि नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉज का यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता. इक्वलिटी बिफोर लॉ को एक जनरल सेंस में यूज किया गया है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक स्पेसिफिक सेंस में यूज किया गया है. स्पेसिफिक सेंस का मतलब यह है कि एक ही लॉ हर इंसान पर हर जगह एक ही तरीके से एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल,
किसी स्कूल में एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है और एक फिफ्थ क्लास का। अब हमसे ये कहा जाता है कि हमें इन दोनों बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है। अगर हम इन दोनों बच्चों को सेम सिलेबस प्रोवाइड करवा दें, यानी कि जो फर्स्ट क्लास के बच्चे का सिलेबस है वही फिफ्थ क्लास के बच्चे का सिलेबस हो, या जो फिफ्थ क्लास के बच्चे का सिलेबस है वही फर्स्ट क्लास के बच्चे का सिलेबस हो, तो क्या एक फेयर होगा? नहीं ना, ये एक अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा। आर्टिकल 14 का क्लॉज 2 ये कहता है कि बेटर ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक वी शुड क्लासीफाई, यानी कि हमें एक फेयर क्लासिफिकेशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वुमेन के अपलिफ्टिंग के लिए कोई अलग से लॉ बनाते हैं तो क्या ये अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा? नहीं ना, तो एक फेयर क्लासिफिकेशन होगा, क्योंकि हम वुमेन के लिए जो स्पेशल लॉ बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं ताकि हम वुमेन को सोसाइटी के अन्य कैटेगरीज के साथ खड़ा कर सकें, यानी कि उन्हें इक्वल कर सकें। तो ये एक इक्वल ट्रीटमेंट कहलाएगा, ये एक फेयर क्लासिफिकेशन कहलाएगा, और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं हो, क्योंकि हम ये लॉ ही इसलिए ला रहे हैं कि हम वुमेन को समाज में इक्वल कर सकें। अब आइए इस कंसेप्ट को एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये कोई बगीचा है, यहां पर कुछ छोटे पेड़ लगे हैं और कुछ बड़े। अब हमसे ये कहा जाता है कि हमें इन सभी को इक्वली ट्रीट करना है, यानी कि जितना खाद और पानी हम इस छोटे पेड़ को दे रहे हैं उतना ही हम इस बड़े पेड़ को दें। तो क्या ये बड़े पेड़ों के लिए फेयर होगा? नहीं, क्योंकि छोटे पेड़ की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम है, यानी कि उसे कम खाद और पानी चाहिए, जबकि बड़े पेड़ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसे ज्यादा खाद और पानी चाहिए। इस तरीके से हम इन दोनों के बीच एक ऐसा फेयर क्लासिफिकेशन करेंगे जो इन दोनों के लिए ही प्रॉफिटेबल हो और इन दोनों के लिए ही लाभदायक हो। यानी कि अगर हम एक ऐसा क्लासिफिकेशन करते हैं कि हम छोटे पेड़ को उसकी जरूरत के हिसाब से खाद और पानी दें और बड़े पेड़ को उसकी जरूरत के हिसाब से खाद और पानी दें, तो ये होगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि हम इन दोनों को इक्वली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम इन दोनों को इनकी जरूरत के हिसाब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब आइए इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी घर में एक 2 साल का बच्चा है और एक 8 साल का। अब हमसे कहा जाता है कि हमें इन दोनों बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है। तो अगर हम उतना ही खाना जितना 2 साल के बच्चे को दे रहे हैं उतना ही 8 साल के बच्चे को दें, तो क्या ये उसके लिए फेयर होगा? नहीं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और 2 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट कम है। हमें एक फेयर क्लासिफिकेशन इन दोनों के बीच करना होगा और ये देखना होगा कि इसकी जरूरतों के हिसाब से इसके लिए क्या सही है और इसकी जरूरतों के हिसाब से इसके लिए क्या सही है। तो एक फेयर क्लासिफिकेशन हुआ और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हुआ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट इसी सेंस में यूज किया जाता है और ये एक फेयर क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत हमने ये जाना कि क्लासिफिकेशन इज मस्ट फॉर बेटर पब्लिक वेलफेयर, यानी कि बेटर पब्लिक वेलफेयर के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना ही होगा और कास्ट, स्टेटस और जेंडर के बेस पर क्लासिफिकेशन करना या डिफरेंशिएट करना मस्ट है, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और क्लासिफाई करेंगे तभी हम बेटर लॉ ला पाएंगे। और इस क्लासिफिकेशन को मिसयूज से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में एक टेस्ट फॉर्मुलेट किया। तो आइए देखते हैं कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा का केस क्या कहता है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में कोर्ट ने एक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जिसमें उसने 2 कंसेप्ट रखे। नंबर 1 इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, नंबर 2 रैशनल नेक्सस। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है इंटेलिजेंट रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर आप 2 ग्रुप्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको एक रीजनेबल कारण बताना होगा कि आप किन बेसिस पर उन दोनों ग्रुप्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपने एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंशिएट किया है और या फिर एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से डिफरेंशिएट किया है। यानी कि एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी कि एक इंटेलिजिबल डिफरेंस दोनों के बीच होना चाहिए। रैशनल नेक्सस ये बताता है कि आफ्टर डिफरेंशिएट
हर ग्रुप को उसके लेवल के अकॉर्डिंग ट्रीट करना होगा। यानी कि अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया दो ग्रुप्स को, तो अब हमें दोनों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग ट्रीट करना होगा। यानी कि हमें उन दोनों को उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी होगी जो उन दोनों के लिए अपने अपने हिसाब से सही है। इट मीन्स रैशनल नेक्सस का कंसेप्ट ये कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पर्पस, यानी कि जिस पर्पस से हमने दो ग्रुप्स को क्लासिफाई किया है वो, और जो रिजल्ट हमें अचीव करना है, यानी कि उस क्लासिफिकेशन के बाद हम जो रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं उसके बीच एक रीजनेबल रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि एक नेक्सस होना चाहिए। मींस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर जो हमने क्लासिफिकेशन की बात करी थी, उसी क्लासिफिकेशन को अनड्यू एडवांटेज या फिर मिसयूज से बचाने के लिए स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसाना के केस में कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमें उस क्लासिफिकेशन का एक रीजनेबल रीजन बताना होगा, और अगर वो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है और जो रिजल्ट हमें अचीव करना है उन दोनों के बीच एक रीजनेबल रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी कि एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए। इस तरह कोर्ट ने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कंसेप्ट को भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया है ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर सके। तो अब तक हमने जिस डॉक्ट्राइन की बात करी ये एक ओल्ड डॉक्ट्राइन हो गया कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड फील होने लगा। तब EP यूरोपा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में एक न्यू डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस कराया गया। न्यू डॉक्ट्राइन ये कहता है कि टाइम चेंज होने के साथ साथ सोसाइटी की नीड्स भी चेंज हो जाएंगी तथा पब्लिक वेलफेयर की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाएंगी। और ये न्यू डॉक्ट्राइन बहुत ही डायनामिक नेचर का था और उसने इक्वलिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। और इस न्यू डॉक्ट्राइन में एक और चीज जोड़ी गई जो थी नेचुरल जस्टिस, यानी कि प्राकृतिक न्याय। इस तरह EP यूरोपा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में एक न्यू डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस कराया गया। इस तरीके से अब तक हमने देखा कि जो ओल्ड डॉक्ट्राइन था जो कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसाना के केस में प्रोवाइड करवाया गया था, उसमें दो कंसेप्ट थे, इंटेलिजेंट डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सस। और जो न्यू डॉक्ट्राइन था उसमें दो चीज और जुड़ गई, रीजनेबलनेस और नेचुरल जस्टिस। यानी कि जो न्यू कंसेप्ट बना वो इन दो ओल्ड डॉक्ट्राइन्स और इन दो नए कंसेप्ट से जुड़कर न्यू डॉक्ट्राइन बना। तो ये था न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस तरह आर्टिकल 14 का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई काम मनमाना है तो वो समानता के विरुद्ध होगा। और इसी कंसेप्ट का आगे चलकर ये परिणाम हुआ कि रूल ऑफ गोल्डन ट्रायंगल कोर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ गोल्डन ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस कराया था। इसके अनुसार इन तीनों ही आर्टिकल्स को ट्रायंगल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें एक साथ पढ़ा जाता है, और गोल्डन ट्रायंगल इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, यानी कि ये स्वतंत्रता का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं और सरकारी सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही आर्बिट्रेरीनेस यानी कि मनमानेपन को रोकने के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया गया है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 19 और 21 रिलेटेड टू फ्रीडम, यानी कि आर्टिकल 19 और 21 दोनों ही स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं और एक दूसरे से अलग वाटर टाइट बॉक्स नहीं है, यानी कि इन दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी है और केवल 21 के तहत सरकारी कार्यवाही को उचित ठहराना इनफ नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अन्यथा मान्य होनी चाहिए, अर्थात संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत जांच के लिए खड़ा होना चाहिए। इसके अंतर्गत आर्टिकल 14 भी आता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि किसी कार्यवाही या कानून को आर्टिकल 14, 19 और 21 का परीक्षण करने की आवश्यकता है और इसी वजह से ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। इस तरह मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन ट्रायंगल के रूल को इंट्रोड्यूस करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 19 और 21 को अलग अलग नहीं माना जा सकता और आर्टिकल 14 को भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत मान्य माना। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, 19 और 21 को गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया और ये कहा कि केवल आर्टिकल 21 के अंतर्गत की गई कार्यवाही पर्याप्त नहीं होगी, आर्टिकल 19 को भी साथ में पढ़ना होगा, साथ में आर्टिकल 14 को भी देखना होगा। जिस तरीके से आर्टिकल 19 और 21 स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताते हैं, आर्टिकल 14
आर्बिट्रेरीनेस का विरोध करता है और ये कहता है कि स्टेट का अगर कोई भी कार्य मनमाना होगा तो वो समता के अधिकार यानी कि समानता के विरुद्ध होगा और वो काम फेयर नहीं होगा। इस तरीके से आर्टिकल 19, 21 और 14 को एक गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया गया है और ये कंसेप्ट मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया है। इस तरह ये तीनों ही आर्टिकल सरकार की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ और सरकार द्वारा लोगों को स्वतंत्रता से दूर रखने और मानवाधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए एक पिलर की भांति काम करते हैं और एक गार्ड की तरह इन सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इन्हें गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया गया है। अगर आपको रूल ऑफ गोल्डन ट्रायंगल का ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं ताकि मैं इसके लिए एक अलग से लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर यही एंड होता है। आज हमने जाना आर्टिकल 14 के बारे में और रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में, साथ ही रूल ऑफ गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ इसी चैनल पर अगले लेक्चर के साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और अपने रिक्वायरमेंट्स भी हमें बताते रहिए, जिससे हमें पता चले कि आगे हमें किस टॉपिक पर आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करवाना है। और आपके पास किसी भी टॉपिक को लेकर अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।